students, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 21, 2024 and the day is Monday. तो सबसे पहले जो है हम लोग ये नए हफ्ते का शुरुआत करते हैं अपनी हेडलाइंस देखकर। जैसे ये जर्नलिज्म ऑफ करेज है, वैसे हम अपने करेज के साथ नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे और देश और दुनिया और दिन रात की जो भी खबरें हैं उन सबको देखेंगे सो दैट वी कैन बी अवेयर सिटीजन। चलो देखते हैं। तो आज की जो हेडलाइंस है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए तो सेंसेशनलाइज करने वाली न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता ही है कि कश्मीर जो है वो काफ़ी प्रोन है टेरर अटैक्स को, तो वैसे ही बहुत सारे टेरर अटैक्स अभी रिसेंटली हुए हैं। तो ये सारे टेरर अटैक्स जो है वो सेंसेशनलाइज नहीं करना, हमको बस पता रहना है कि हाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा आपको पता है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप जो है वो सार हो गई हैं, टाइज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे एम्बेसडर्स थे, हाई कमीशन थे या चाहे कनाडा के थे, दोनों ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स वगैरह को वहाँ से निकाल दिया है क्योंकि चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ आपके लिए क्या काम का है, तो हमारे इंडियन हाई कमिश्नर एक संजय वर्मा है जिन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर पे कनाडा के, जिनका नाम क्या है, जस्टिन ट्रूडो। तो आपको एक प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, हम एक हाई कमीशन का नाम ध्यान में रख लो, बस इतना ही, ठीक है, और कुछ ज़रूरी नहीं है। क्या कौन सी बात विवाद कर रहे हैं वो हमारे काम का नहीं है। We don't need to study sensationalized news, right? चलो उसके अलावा आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो नाफेड का पोस्ट है, ये भी एक तरह से आप आरोप प्रत्यारोप वाली चीज़ ही चल रही है कि किसने किसको मिनिस्ट्री दे दी। पर आपके लिए क्या काम की चीज़ है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक होती है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये कमेटी क्या करती है, इसको चार्ज मिलता है ऑफ द पोस्ट टू एन ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। देखो क्या होता है, एसीसी का काम क्या होता है, एसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सीनियर ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है की पोजीशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो यानी अगर किसी ऑफिशियल को पोस्टिंग करवाना है तो वो कौन देखेगा, वो एसीसी देखेगा। और दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एसीसी के चेयरमैन पीएम होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, एसीसी के चेयरमैन पीएम होते हैं, ये आपको याद में रखना है। और एक और इसमें मेंबर है, उनका नाम है अमित शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है। अभी बस आप ये एसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखो, एसीसी का फुल फॉर्म रखो याद, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और इसके चेयरमैन कौन है, इतना ही आपके लिए जानने की चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि ट्रेड गैप जो है वो यूएई और आसियान के साथ इंडिया के बीच में वाइडन हो रहे हैं। ये गैप क्यों बढ़ रहा है, इंडिया कुछ टॉक्स को पॉज क्यों कर रहा है, इसको हम लोग डिटेल में अंदर देखेंगे। तो ये हो गई कुछ हेडलाइन से एसोसिएटेड चीज़ें। अब हम लोग डिटेल में अंदर न्यूज़ को देखते हैं। ये देखो, पहली न्यूज़ क्या है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की सीरीज हमने लगाई, हमने बहुत सारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की, ठीक है, जिसमें इंडिया जो है ना अब थोड़ा सा कॉशियस हो गया। बहुत हमने कर लिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अब हमें कॉशियस हुआ है। क्यों कॉशियस हुआ है इंडिया, या फिर वो क्या कर रहा है ना, कुछ कंट्री, छोटी छोटी कंट्री जैसे ओमान और पेरू के साथ जो टॉक्स कर रहा था ट्रेड के, वो रोक रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, तो देखो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का क्या मोटिव होता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ना सीरीज ऑफ अग्रीमेंट होती है जो दो या दो से ज़्यादा कंट्री जो है वो आपस में करती हैं। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का क्या मोटिव होता है, तो ये मोटिव होता है रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना ट्रेड बैरियर्स को। देखो ट्रेड क्या हुआ, ट्रेड का मतलब हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपस में खरीद बिक्री करना, यही हुआ ना दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड करते हैं। तो क्या होता है ना, आपस में ट्रेड करने के बैरियर लगाते हैं, या तो टैरिफ लगा देते हैं कुछ पैसे, उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे एक आध ट्रेड बैरियर बताओगे, लेकिन मैं अभी आपको एक सिर्फ टैरिफ की बात करती हूँ। टैरिफ यानी कि एक्स्ट्रा पैसा लगाना, ये वो। लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो कंट्रीज इन्हीं ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करती है और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। एम क्या होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। एफटीए जो है वो क्या करता है, एफटीए जो है वो ट्रीटी है, एक तरह से ट्रीटी है, नहीं एक तरह से नहीं, ट्रीटी ही है। एम करता है टू रिड्यूस या फिर एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। और ट्रेड बैरियर आप मुझे बताओगे, WTO के हिसाब से बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हैं, आप मुझे कुछ का आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत अच्छा, ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा WTO का, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को, और सिर्फ एलिमिनेशन ही क्या एम है, नहीं, प्रमोट भी तो करना है ना, प्रमोट करना है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दो या दो से ज़्यादा कंट्री में। तो आपस में आती है, अग्रीमेंट करती है कंट्री, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, फेवरेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनता है, उसके अलावा कंट्रीज एक दूसरे में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाती है, तो वही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। तो देखो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है, इंडिया जो है ना बहुत अच्छे कर रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या बोला, वो एक नया एसओपी बनाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और तब तक छोटे कंट्रीज जैसे ओमान और पेरू इन लोगों के साथ ट्रेड टॉक रोक देंगे। ऐसा कब क्यों हुआ है, क्योंकि देखो इसके साथ हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा क्यों हुआ उससे पहले देख लेते कि हमने कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की थी, जैसे यूएई के साथ 2022 में करी थी, और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ 2010 में की थी। लेकिन जब हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करें तो हमारा फायदा होना चाहिए ना, हर चीज फायदा नुकसान के लिए होता है, ट्रेड क्यों करते हैं, ताकि मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ गया गुड्स का एक्सपोर्ट के अलावा, तो इंपोर्ट से तो हमें नुकसान है ना, हमें तो एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तभी तो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो पाए, स्पेशली एक्सपोर्ट। उसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डील की थी 2022 में। तो अब एक नया एसओपी जो बनाएंगे ना हम लोग, वो चेक करेगा क्या कि अभी के जो मॉडर्न चैप्टर है ट्रेड के, जैसे अभी के मॉडर्न इश्यूज क्या हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं, लेबर इश्यूज भी हैं, उन सब पे क्लियर गाइडलाइंस होंगी, ट्रेड ऑफ देखा जाएगा, हर पार्टी का बॉटम लाइन चेक किया जाएगा। तो नया एसओपी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही बदलते के समय के साथ चीज़ों को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके अलावा जो है ना, इस अलग अलग मिनिस्ट्री के भी कुछ कुछ डेटाज होंगे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के भी कुछ कुछ ट्रेंड होंगे, उनको भी इस एसओपी में डाला जाएगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इनपुट लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ट्रेंड्स नहीं आए जिसको ट्विनिंग अग्रीमेंट बोलते हैं। ट्विनिंग अग्रीमेंट कल को एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ट्विनिंग अग्रीमेंट क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन बनाने के लिए एक अग्रीमेंट बना देती है, उसको ट्विनिंग अग्रीमेंट कहते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हिसाब से भी इनपुट लिए जाएंगे, और ये जो इनपुट्स होंगे ना, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या मिनिस्ट्री अफेयर्स, इनसे ये सारे जो नए नए ट्रेंड्स हैं इनको मिला के एसओपी बनाया जाएगा। अभी देखो ये रिव्यू जो है ना नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी का, ये क्यों आया है, अब आप क्वेश्चन क्यों पूछोगे, तो ये सर्ज बढ़ देखा गया है इंपोर्ट का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेशन से, तो कुछ तो एरर हो रहा है ना डीलिंग में, तभी तो इस तरह से एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब इंडिया क्या करेगा, एक तो एसओपी नया बनाएगा, उसके अलावा इंडिया अपने फोकस को शिफ्ट करेगा। अब वो बड़े बड़े कंट्रीज की तरफ शिफ्ट करेगी, जैसे यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनके तरफ शिफ्ट करेगा, ताकि क्या करेगा ना, इससे इसको सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी वाले कंट्रीज के साथ जाकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, जैसे क्या मॉलडीव्स से जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो ये सारी चीजें करेगा, इससे क्या होगा ना कि इंडिया को समझ में आएगा कि हाँ, बड़े मार्केट से बड़ा प्रॉफिट है। गवर्नमेंट जो है ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन, देखो इन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने पहले ऐसा कोशिश नहीं किया था इस बड़े बड़े कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने का, किया था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफ्टा जो है ना, उसके साथ हम एग्रीमेंट करने के काफ़ी क्लोज आ गए थे लोकसभा इलेक्शन से पहले, और हमने ना एक ओमान के साथ भी जो है हम साइन करने के क्लोज आ गए थे, ताकि हम वेस्ट एशिया में अपना फुटप्रिंट बढ़ा सके। लेकिन जो डील थी ना यूके के साथ, वो कंप्लीट और फाइनलाइज नहीं हो पाई, क्योंकि यूके में ही लीडरशिप चेंज हो गई। जैसे पार्टी चेंज होती है, इलेक्शंस होते हैं, तो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है ना, तो वो पार्टी के साथ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा इंडिया ने रशिया की एक यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जिसको ईयू तो हो गया यूरोपियन यूनियन, ईयू हो गया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये क्या किसकी लेड है, रशिया लेड है। इसके साथ भी इंडिया ने प्लान किया है कि यहाँ पे भी इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का सोचेगा। अब इंडिया जो है ना वो अर्ली हार्वेस्ट डील्स और नेगोशिएशन करने का सोच रहा है, ताकि इंडियन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बढ़ सके, हमारी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। हम अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के साथ डीलिंग करेंगे, यूके या यूए, तो हम लोग को इस लाख ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो है ना, हमने क्या देखा है, इंडिया ने पहले भी आरसीईपी, ये एग्जाम में पूछता है कि इंडिया आरसीईपी का मेंबर है कि नहीं, तो इंडिया ने क्या किया था, आरसीईपी को एग्जिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि चाइना लेड था, और जब भी चाइना कहीं घुसता है ना, वो इंपोर्ट का जरिया बन के रह जाता है। हम छोटी छोटी कंट्री जैसे पेरू, ओमान और चिली के साथ बातों को, मतलब जो डील्स हैं उनको पॉज कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही है ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। अगर आप बेनिफिट को कंपेयर करके देखो तो छोटी कंट्रीज में ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। इंडिया का इंपोर्ट जो यूएई के साथ है ना, एक बहुत बड़ा सा डेटा सितंबर में रिलीज हुआ था, जिसने एक तरह से चिंता वाली बात थी कि इंडिया का यूएई के साथ इंपोर्ट बड़े फास्ट पेस पे बढ़ा है अब कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो यूएई के साथ इंपोर्ट बढ़ा तो क्या होगा, ऐसी क्या गलती हो रही है यहाँ पे। ट्रेड गैप की बात की जाए तो ट्रेड गैप जो है ना, वो सितंबर 2024 में 2023 के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
171% के अराउंड बढ़ा है, तो बहुत बड़ा नंबर होता है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है ना, वो एक और चीज़ करेगी, वो आसियान डील पे रिव्यू भी स्टार्ट करेगी। देखो आसियान डील जो है ना, वो आसियान के साथ जो एफटीए करा था हमने, पर उसमें उस तरह का हमको बेनिफिट और गेन नहीं मिला, ठीक है, और इम्पोर्ट ही बढ़ता दिखा। तो अब वापस से रीविजिट भी तो करना पड़ेगा। आप नया एसओपी कितना ही बना लो, रीविजिट भी तो करोगे ना पुराने वाले में, तो नहीं तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ऑफिशियल्स ने स्टेट किया है कि इंडिया में टैरिफ एसिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि आसियान अग्रीमेंट जो है ना, आसियान ने देखो अभी रिसिप के साथ आसियान ने एक डील कर लिया है। तो जैसे ही रिसिप और आसियान की डील हुई ना, तो चाइना से जो इम्पोर्ट चाइना से था वो 15% बढ़ता था। तो जैसे जैसे चाइना बढ़ेगा वैसे वैसे दिक्कत होगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आसियान में कौन कौन मेंबर है, तो आप पॉज करके देख लेना, क्योंकि 1000 बार मैं बता चुकी हूँ। पर हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए कि तिमोर लेस्ले जो कि ऑब्जर्वर स्टेट था आसियान का, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था तिमोर लेस्ले ऑब्जर्वर है, ये अब 11वां आसियान मेंबर बनने के राह पे है। तो जैसे बन जाएगा हम देख लेंगे। आसियान हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, आसियान और इंडिया का ट्रेड 11% हो जाता है, मतलब हमारा आसियान इंडिया का 11% ग्लोबल ट्रेड कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डेटा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा। अगर आसियान है तो आपको पता है आसियान कंट्रीज यहाँ कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे पूरे आसियान कंट्रीज हैं 10। उसके बाद जो वेस्ट एशिया की बात हो रही थी वो यहाँ जो यूएई है, हम ओमान के साथ कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं पाया, फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए यूएई के साथ हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते दिख रहे हैं। और पेरू वगैरह कहाँ है जिससे हम होल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो पेरू आपको दिख जाता है यहाँ साउथ अमेरिका में। तो इन छोटी छोटी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड को जो है वो थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म कर देंगे, हॉल्ट करेंगे, रिविजिट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए जानना। आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम मैप थोड़ा बेटर लगाओ। मैप वही वाला मैं लगाती हूँ वर्ल्ड मैप का, जो अच्छे किसी क्रेडिबल वेबसाइट की हो। वैसे देखा जाए तो जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं जब मैंने चेक किया है, जब मैं मैप पेस्ट करने की कोशिश करी, सब ऑलमोस्ट डिस्टॉर्टेड मैप लगाते हैं। बिकॉज आई डोंट नो, मे बी दे आर फियरफुल ऑफ चाइना। बहुत सारे केसेस में ना यहाँ वाला पार्ट कट रहता है, क्योंकि वो चाइना का पार्ट दिखा देते हैं, जबकि दिस इज़ वेरी मच आर पार्ट। लेकिन वही है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बाकी कंट्रीज ड्यू टू फेयर ऑफ चाइना, आई डोंट नो, डिस्टॉर्टेड मैप यूज़ करती है। बट यू डू कंसिडर ये ऐसा हमारा मैप है, ठीक है। आई हैव फाउंड दी मोस्ट सूटेबल वर्जन ऑफ द मैप एंड दैट आई हैव पेस्टेड, सो डोंट वरी। मैं भी देशभक्त हूँ आपकी तरह, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता हमारा करंट अफेयर का मैगजीन है, प्रीलिम तर्कश की बुक है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अभी प्रैक्टिस का ही समय और रिविजन का। अब देखो यहाँ से आपके लिए प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी जो है नीदरलैंड में सेटअप एक कमीशन है जिसको बोलते हैं ग्लोबल कमीशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। उसने अपनी जो है फाइंडिंग्स पब्लिश की है। तो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लोबल कमीशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर कहाँ का है, तो ये नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे लीडिंग साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने कुछ कुछ जो है एक्विफर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया है। ये रिपोर्ट लास्ट वीक रिलीज हुई है। इसने क्या बोला है कि हाफ से भी ज़्यादा वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन प्रॉब्लम में पड़ जाएगा अगर कंट्रीज ने वाटर रिसोर्सेज मैनेज करने के तरीके नहीं ढूंढे। तो हाफ बहुत ज़्यादा होता है, और कई केसेस में ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्राइसिस की वजह से 8% जीडीपी 2050 में गिर जाएगी, सिर्फ इस पानी के वजह से। और सबसे ज़्यादा असर लॉस किसको मिलेगा, तो हमेशा पुअर कंट्रीज ही भुगतता है, 15% लॉस। और ये जो डिमांड है ना फ्रेश वाटर की, वो भी 40% बढ़ेगी आने वाले डेकेड में। तो जो है ना, नहीं, ये जो डिमांड है फ्रेश वाटर की, वो आउटस्ट्रिप कर देगी सप्लाई को बाय 40%। यानी डिमांड जितनी बढ़ेगी ना, उससे उतनी सप्लाई नहीं होगी, मिसमैच होगा, ठीक है। और ये भी देखा गया 1000 से भी ज़्यादा बच्चे जो है ना इकोनॉमिकली पुअर कंट्री में क्यों मरते हैं, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ एसेस ऑफ सेफ वाटर। सेफ वाटर जो है ना, वो उसका उसका उनके पास प्रोविजन नहीं है, इस वजह से उनकी जान चली जाती है। तो इसीलिए कंट्रीज़ को रीथिंक करने की ज़रूरत है कि वो वाटर को कैसे रिगार्ड करते हैं। वाटर एक कॉमन गुड है, एक एंडलेसली रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। आएगा, आप नहीं ध्यान दोगे तो ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ अ कॉमन गुड। ये जो लाइन है ना, ये आप अपने मेंस वगैरह के आंसर में कोट कर सकते हो। उसके अलावा इस स्टडी ने ये भी बोला है कि लिंक है
किसके बीच में, तो ये जो हम सब्सिडी, इंडिया की अगर केस देख लो आप फॉर एग्जांपल, तो हम ये बेमतलब का सब्सिडी देते रहते हैं ना, और इस सब्सिडी से लोग जो है वो बेमतलब का पानी यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, जिसकी जरूरत भी नहीं है। और इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट्स को नज करने की जरूरत है कि किस तरह से आप पानी का यूज कर रहे हो। अगर आप पानी की सब्सिडी दे रहे हो तो आप उनको समझाओ भी कि भाई पानी को प्रूडेंटली यूज करो, अच्छे से यूज करो। उसके अलावा इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, ये पोल्यूशन करते रहते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 80% वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है ना इंडस्ट्री में, वो रिसाइकल भी नहीं होता है। रिसर्च स्टडी जो है वो लोग जनरेट करते हैं, वेस्ट वाटर है एवं ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है, ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगी आपको पता ना, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है वाटर के लिए, जैसे बाकी चीज़ों के लिए होता है ना, इसके लिए नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 50 साल में सिर्फ एक ही वाटर कॉन्फ्रेंस करवाई है। तो ये भी आपके लिए एक प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट पॉइंटर हो जाता है। तो इस कमीशन ने इंडिया के बारे में क्या बोला है, तो थोड़ा इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के साथ ना, इंडिया अपने पानी नेशनल दूसरे कंट्रीज के साथ भी शेयर करता है। तो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक चैलेंज बन गए। तो इंडिया को एक बेटर वे ढूंढना पड़ेगा अपने पानी को इस तरह से मैनेज करने के लिए कि जो बॉर्डर से वो पानी वगैरह शेयर करता है ना, वो भी उसके रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिसॉल्व हो सके। उसके अलावा नीति आयोग की 2018 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें पेरिलस स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर की बात की थी कि हमारा ग्राउंड वाटर का स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, तो उस वाली रिपोर्ट को भी रिविजिट करने की ज़रूरत है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपकी वाटर को लेके, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका एक आर्टिकल आया है कि अर्ली ह्यूमंस के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से हम स्टार्च खाते हैं ना वो इवॉल्व है। उससे पहले मैं थोड़ा स्टार्च के बारे में बता दूं। स्टार्च से भी पहले आपको जानने की जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको पता है ना, हमारे फूड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपको सबको पता होगा पर फिर से मैं बता देती हूँ। प्रोटीन, ये सारे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ठीक है, तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात होती है। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट टर्म मैंने यूज़ किया, आप लोग बोलोगे मैम ये मैक्रो, थोड़ा देखो ये वाला आर्टिकल मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपकी थोड़ी सी बायोलॉजी रिवाइज करवा दूँ। बायोलॉजी और साइंस अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोग को समझाने की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर बॉडी नीड्स इन लार्ज क्वान्टिटी। ठीक है, लार्ज क्वान्टिटीज में चाहिए होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसको मैं कार्ब्स लिख रही हूँ, प्रोटीन आपको पता ही है और फैट। ठीक है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट होता है ना, उसमें मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए होते हैं। तो ये देखो, इसमें हम लोग कार्ब्स के अंदर आप देखते हो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें नाम से आप तोड़ लो ना, पॉली मतलब हुआ मैनी, और सैकेराइड जो है ना कार्ब्स को बोलते हैं, जिसमें अलग बहुत सारे लॉन्ग चेन होते हैं, मेनी लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब आपको समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये थोड़ा एक समझ में आ गया आपको, और स्पेशली पॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड के भी टाइप होते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च के ऊपर ही ये हम लोग का आर्टिकल है, जो आलू में और आजकल बड़ी टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाते हो ना, फ्रेंच फ्राइज, चावल, इन सब में स्टार्च होता है। और सेल्यूलोज हो गया आपकी जो घास वगैरह है ना, उसमें सेल्यूलोज होता है। और ग्लाइकोजन होता है जो हमारा लिवर स्टोर करता है। ठीक है, वो उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टडी के। तो स्टडी ने क्या बोला है ना कि हमारे बॉडी में, जैसे हमारे माउथ में, स्पेशली माउथ, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपके बड़े प्रीलिम्स में देखा होगा कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। यूजुअली हम पेट में बोलते हैं ना जाके डाइजेशन स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्च का डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में ना एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम आपके लिए जरूरी है जानना, दैट इज अमाइलेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्च को डाइजेस्ट कराने के लिए। अब ये ह्यूमन जैसे जैसे इवॉल्व हुए ना, हमने साइंटिस्ट ने क्या देखा, अमाइलेज भी इवॉल्व हुए। देखो पहले हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, इनको कुछ पता नहीं था, हंटिंग गैदरिंग करते थे एकदम। जब कुछ साल बीत गए ना, कुछ साल के बाद जब फायर का इन्वेंशन हो जाता है और एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आ जाता है, तब हमने क्या देखा, ये अमाइलेज भी इवॉल्व होने लग गया हमारे एंसेस्टर्स में। तब साइंटिस्ट को क्या रियलाइज हुआ ना कि अमाइलेज का जो कनेक्शन है वो जीन्स और
इवोल्यूशन दोनों से कनेक्टेड है। क्या देखा गया, कुछ ह्यूमंस में अमाइलेज की जीन की सिर्फ एक कॉपी है और कुछ में उससे ज्यादा कॉपी, तो जिनमें ज्यादा कॉपी वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे, यही मतलब हुआ ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि जैसे जैसे ये फायर और एग्रीकल्चर आया ना, तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन नेचर करता है, जो ज्यादा फेवरेबल है ना उसको सिलेक्ट करता है, जिसके पास ज्यादा फेवरेबल ट्रेड है। तो विद नेचुरल सिलेक्शन ह्यूमन एंसेस्टर्स को ना फेवर करने लगा नेचुरल एंसेस्टर, उनमें अमाइलेज का नंबर बढ़ने, अमाइलेज जीन जो जीन क्या होता है, जीन ही होता है ना, जो बाद में मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया था पूरा, डीएनए टू आरएनए, आरएनए डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, और फिर जीन्स होती हैं, वो सारी चीजें देखती हैं। तो यहाँ पे जो जीन है ना, उस जीन की बात की जाए तो वो अमाइलेज वाली जीन के नंबर बढ़ने लगे ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ह्यूमंस को फायर के बारे में पता चल गया था, ह्यूमंस को ये भी पता चल गया था कि कैसे जो है एग्रीकल्चर किया जाएगा। तो ह्यूमंस को अब जरूरत नहीं थी कच्चे आलू खाने की, अब उनको समझ आ गया था कि अगर हम उनको पकाएंगे ना तो हमें अच्छा फायदा मिलेगा, जैसे आलू वालू को पकाने लगे। तो ये चेंज जो है 12,000 साल के अराउंड ज्यादा ड्रास्टिक हो गया। और क्या देखा गया कि जैसे जैसे सोसाइटीज क्रॉप डोमेस्टिकेट करने लगी और स्टार्च रिच फूड खाने लगी, जिसका एग्जांपल देख लो, व्हीट, बार्ली, पोटैटो, स्टार्च रिच फूड खाने लगी, हमारे जीन्स भी चेंज हुए। तो स्टडी ने यही चीज रिवील की है। और यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि एक साइंटिस्ट है, देखो जब भी इस तरह की कोई स्टडी आती है वो क्या इंपॉर्टेंस लेके आती है, उसका कहीं ना किसी डिजीज को ठीक करने में कनेक्शन। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, डायबिटीज के बारे में मैंने आपको कितनी बार अच्छे से बताया, तो डायबिटीज के बारे में कहा गया कि हो सकता है वो लोग जिनके पास ये अमाइलेज जीन कम है कंपेयर टू अदर, वो ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं डायबिटीज को लेकर। और क्योंकि अमाइलेज जीन भी हेरिडिटरी है, तो इसलिए डायबिटीज का हेरिडिटरी से कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते दिख रहा है। और अगर हमने अच्छे से रिसर्च कर लिया और अमाइलेज के बारे में कि क्यों किसी में ज्यादा किसी में कम बन रहा है, तो जो डिजीज है ना, डायबिटीज डिजीज, उसको ट्रीट करने की अमाइलेज बेस्ड ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी खुल सकती है, जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ से आपको पूरा साइंस से समझा दिया मैंने, कार्ब्स का, पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेन का। ये सेलुलोज वगैरह कौन खा सकते हैं, काऊ वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्टमक होता है ना, इनका स्टमक इज केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, पर हमारा स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इनका स्पेशल टाइप का होता है। इनको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रूमिनेंट्स के बारे में बताओगे कि व्हाट आर रूमिनेंट्स, इससे आपकी बायोलॉजी हो जाएगी कि रूमिनेंट्स किनको बोलते हैं, ठीक है, कमेंट करना। नेक्स्ट आपका है कि जो रशिया के टॉप डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है लैवरोव, उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया को यूएनएससी में बिल्कुल चांस मिलना चाहिए। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, ये ब्राजील, इंडिया और अफ्रीका सबको बोल रहे हैं कि चांस दो यूएनएससी में आने का। तो आपको यूएनएससी के बारे में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूएनएससी जो है ना, वो आते हुए समय के साथ ढल नहीं रहा है। अब वो ये फिट नहीं है, 1945 में बना था ये, तो अभी 21st सेंचुरी के लिए फिट नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जियो पोलिटिकल रियलिटीज चेंज हो रही हैं। तो इसी वजह से जो है इंडिया को, इसको सबको बढ़ने की जरूरत है। इंडिया क्या कहता है ना, इंडिया कहता है कि इसको दोनों तरफ से रिफॉर्म चाहिए यूएनएससी को, एक तो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनमें भी रिफॉर्म चाहिए, और जो परमानेंट मेंबर P5 है उनमें भी रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। और इंडिया जो है P5 बनना चाहता है, ओके। तो दिल्ली यही कहता है। अब लास्ट मंथ क्या हुआ ना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर भी आ गए यूएस प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी सपोर्ट करते हैं इंडिया को कि इंडिया को दो तुम परमानेंट यूएनएससी सीट, ठीक है। लेकिन अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी आ चुके हैं, तो तीन इतने बड़े मेजर कंट्रीज जो हैं, जो खुद P5 के पार्ट हैं, वो अगर कह रहे हैं वो, और उस पर भी रशिया ने भी कह दिया, तो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये तो चलो कहानी हो गई। यहाँ से प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, तो देखो एक होता है G4 नेशन। G4 नेशन वो नेशन है, वो 4 नेशन मिलके बने, नाम ही है ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, किस चीज के लिए, वही परमानेंट सीट यूएनएससी में इनको चाहिए, इसके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही एक कॉफी क्लब है, ये एकदम इसका उल्टा है। यहाँ ये इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 40 मेंबर्स हैं, और ये जो है सब अपोज करते हैं यूएनएससी में रिफॉर्म। ये बोल रहे हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और इस वजह से इंडिया को इश्यूज आ जाते हैं इन इसी सड़े हुए कंट्रीज की वजह से। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे बताइए कि कौन सी कंट्रीज में से पार्ट नहीं है द फाइव आइज अलायंस की।
ये मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही करवाया, तो ये आपका एक रिविजन क्वेश्चन है, ठीक है, रिविजन क्वेश्चन। तो इसका आंसर दे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक और चीज़, यूएनएससी रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन थे ना, यूएनएससी मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया था, तो आप मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स में यूएनएससी के बारे में बताओगे। एस्टैब्लिशमेंट लिख सकते हो, हेडक्वार्टर लिख सकते हो और मेंबर्स लिख सकते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो 3 पॉइंट्स आप लोग लिखना, तो आपका एक प्रॉपर रिविजन हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेरी एफिशिएंटली, एग्जाम्स आर वेरी वेरी क्लोज एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट, और कीप रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।